गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 114 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 114 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, रेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन जो कि होती है केसीन, ठीक है, उसको पचाने वाला जो हार्मोन्स है वो है रेनिन। सी है इसका आंसर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशीलता प्रोटीन केसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैरा केसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इनमें से वैसे तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद कार्बन है, लेकिन इनमें से क्या होगा? ये तो सूक्ष्म तत्व है, जैसे कि लोहा हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। इनमें सबसे अधिकतम जो होता है वो होता है कैल्शियम। डी है इसका आंसर। तो मानव शरीर शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन का भार 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम हो गया 1.4%। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस उससे कम है 1.1%। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में आयरन यानी लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकार्ट, अमरूद। आयरन सबसे ज्यादा होता है करौंदे में, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा है, जिसके फल में विटामिन सी तथा आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है, तथा जो आयरन यानी लोहा हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। करौंदों की बात करें तो करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैरिसा कैरेंडस। और करौंदा के फलों का उपयोग सब्जी तथा अचार बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारत में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। नंबर 4 है, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक ये होते हैं विटामिन। डी है इसका आंसर। तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है, और इस विचार को स्पष्ट करने के लिए पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन। विटामिन सी हेल्प करता है आयरन के अवशोषण में, यानी लोहे के। ए है इसका आंसर। विटामिन सी विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अलग से भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? हरे प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या बैंगनी प्रकाश। इसका आंसर है लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, भूमिगत जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तो पौधे बना ही लेंगे, तो जरूरत किसकी नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो विकल्प भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है।
कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गेहूं की रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? ग्लूटिन, ग्लूबोलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। यह है ग्लूटिन, ऑप्शन नंबर ए। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है और सख्त गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा कम होती है। तो ग्लूटिन ही है, ठीक है, जो सख्त और मुलायम का फर्क उसमें पैदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन। थायरॉक्सिन तो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, केवल स्त्रीलिंग हार्मोन्स ये पूछ रहा है। एस्ट्रोजन यहाँ पर स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन्स है और एंडोस्टेरोन भी मेल। तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, यानी फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का अधिकांश हिस्सा अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। अधिभ्रक ग्रंथियां और वशीय कोशिकाएं भी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन का उत्पादन करती हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात टेस्टोस्टेरोन की करें तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन्स है, यानी पुरुष लिंग हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन को पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानी जाती है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियमित व्यायाम करने से, विटामिन लेने से, प्रोटीन आहार लेने से टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि होती है। थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, प्यास की जगह भूख, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, घृणा, नींद, ये सब नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, भी है इसका आंसर। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स अनेक शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि तापमान विनियमन करना, प्यास, भूख लगना, घृणा, गुस्सा आना, पसीना आना, नींद आना या ना आना, मनोदशा, शरीर के भीतर अन्य हार्मोन्स का स्राव। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक मास्टर ग्रंथि है, अपने मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जिसको फैलाती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। सर रोनाल्ड रास। बाकी विकासवाद संबंधित है डार्विन से, तो डी को हटा दीजिए। अनुवांशिकी के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ऊपर के ए, बी और डी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। तो सर रोनाल्ड रास ने पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के वाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिकित्सा का सर रोनाल्ड रास को। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पालतू प्रश्न है, बहुत पूछा गया ये, इसका उत्तर सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीली हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव, पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहा जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन संबंधित प्रक्रियाएं, प्रारंभिक प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने की थी उसको भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और केंद्रक की किसने? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? मैग्नीशियम के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के, आयोडीन के। इसका आंसर है आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। तो समुद्री शैवाल जो है एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग
समुद्री पौधों शैवाल की कई प्रजातियों के लिए किया जाता है जो समुद्र के साथ साथ नदियों में, झीलों में और अन्य निकायों में उगते हैं अन्य जल निकायों में उगते हैं। एशियाई आहार में समुद्री शैवाल एक बुनियादी भोजन है। कार्यात्मक और स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों की खोज ने यूरोप और अमेरिका में भी समुद्री शैवाल की खपत में वृद्धि की है। समुद्री शैवाल आयोडीन जैसे तत्वों का एक स्रोत है। हालांकि आयोडीन का उच्च सेवन मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। और आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री घास जैसे कि केल्प और नोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, मैच वैच करने के लिए उनको पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो मलेरिया जीवाणु जनित रोग है, हैजा जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है, लेकिन हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। डी है इसका आंसर। देखिए हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है और इस रोग के कारण यकृत यानी लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। बाकी इंपॉर्टेंट है ये तालिका। बैक्टीरिया से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले महत्वपूर्ण रोग। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चेचक, छोटी माता, कोविड-19, सार्स, इन्फ्लुएंजा या सामान्य जुकाम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, रेबीज हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, गलसुआ हो गया, डेंगू बुखार इंडीज से होता है, खसरा हो गया, HIV एड्स। बाकी टिटनेस हो गया, काली खांसी, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, सिफिलिस, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और क्या क्या? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेमा टाइफी से होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होने वाला। हैजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। बाकी 6 रोग या ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है या टीबी, ठीक है। एक रोग के 3 नाम और तीनों को ले लेकर प्रश्न बने एग्जाम्स में, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं ये तालिका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है क्योंकि 15 प्रश्न ऐड किए थे इस टेस्ट में। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी मुख्यतः बनती है कहाँ पर? लिवर में, किडनी में, हार्ट में, बोन मैरो में। लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं आरबीसी इनका निर्माण होता है बोन मैरो में और ये नष्ट कहाँ पर होती है? स्प्लीन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विकसित होती है तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ बन रही है? बोन मैरो में। नष्ट कहाँ पर हो रही है? स्प्लीन या प्लीहा में। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।